राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गई। बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बार का चेहरा मत देखिए। एक तरफ लालू यादव का स्लोगन है फिर से जंगल राज, बुरा बाल साफ करो, समाज में फिर विद्वेष पैदा करो, जंगल राज बनाम विकास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। और आज बात होगी बिहार की दहाड़ की, क्योंकि बिहार की पहली जंग हो चुकी है खत्म और पहले चरण का महामुकाबला अब समाप्त हो चुका है। 5 बजे तक वोटिंग कुछ जगहों पर होनी थी और 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी है। और जैसे ही 6 बजेंगे वोटिंग थम जाने वाली है। और इस बार जनता ने खामोशी से अपना फैसला सुना दिया है। जो खबरें सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि इस बार का मतदान रिकॉर्ड हुआ है और इस बढ़े हुए मतदान ने ही बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा पैटर्न जो उभर कर आया है वो है महिला वोटर्स का जोश। महिला मतदाताओं ने इस बार भी घर की दहलीज को लांघा, बूथों पर जमकर वोट किया और राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज आखिर किसे फायदा पहुंचाएगा। क्या ये सत्ताधारी एनडीए के हक में जाएगा जो महिला केंद्रित योजनाओं पर फोकस करते रहे, या फिर महागठबंधन को जिसने युवाओं के लिए रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। तमाम सियासी मुद्दों के बीच दोनों बड़े अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर शोर से आज भी देखने को मिला। तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार के लिए उतरे, एक दूसरे पर सियासी तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कट्टा, कुशासन, करप्शन और जंगल राज का जिक्र एक बार फिर से किया। कानून व्यवस्था बनाम विकास की बहस को इसी के साथ तेज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि ये चुनाव सिर्फ नीतीश के काम पर नहीं बल्कि महागठबंधन के इतिहास पर भी लड़ा जाएगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आज की दहाड़ में मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जो बयान आए आपको वो भी सुनवाएंगे। लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो, तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। कुछ काम न करते हुए इतना अहंकार इनका बढ़ गया है कि ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी देश की जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बना बना के वोट चोरी कर करके ये बार बार सत्ता में आएंगे। और इनको सिर्फ एक चीज दिखती है, अपनी सत्ता। सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है। अच्छी तरह चमकना चाहिए, टीवी पे छाना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टरों पे आना चाहिए और सबको ये बताएं कि हम कितने महान हैं। हम तो देखिए, आज की दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है।
पहला सवाल आज यही रहेगा, बढ़ा मतदान, किसे नफा और किसे नुकसान। दूसरा सवाल है, फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म, क्या है 121 सीटों का वोटिंग पैटर्न, बूथ पर महिला वोटर का ट्रेंड, कौन लिखेगा जीत की इबारत। यह तीसरा सवाल आज की चर्चा में। 121 सीट पर पहली टक्कर किसके पक्ष में, जीत का चैप्टर। बिहार में तेजस्वी या नीतीश, हॉट सीट पर ट्रेंड क्या। हमारे साथ नीरज कुमार है, बीजेपी के प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, कांग्रेस की प्रवक्ता, अनुज कुमार जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, किशोर कुणाल है, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दुष्यंत नागर जी भी राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा मेरे गले में आज दिक्कत है, तो इसीलिए मेरे साथ प्लीज कोऑपरेट करिएगा। नीरज जी, आपके साथ मैं जरा शुरुआत करती हूं, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिल रही है अभी तक, और पिछली बार का जो फर्स्ट फेज था, माना जा रहा है कि उससे वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा हुआ आफ्टर 6 o'clock जो फाइनल वो नजर आएगा। आपको लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो एनडीए की जो नीति रही है, या नीतीश मोदी सरकार की जोड़ी ने जिस तरीके से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, आपके पक्ष में ये जाता हुआ नजर आता है, और अगर हाँ तो आखिर उसके पीछे का आधार क्या है, क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल 100% ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत हमारे पक्ष में जाता है। लोग ने नीतीश मोदी की जोड़ी पर भरोसा दिखाया है। अगर आप आज मतदान केंद्रों पर जाते और वहां बूथ पे पूछा होता महिलाओं से कि मोदी जी को, नीतीश जी को क्यों वोट दे रहे हैं, तो उनके पास इसका अपना एक कारण है। उन्होंने शिक्षा दिया, स्कूल में पोशाक दिया, किताबें दी, नौकरी दी। किसानों से पूछते तो उनके पास भी अपना कारण है कि किसान सम्मान निधि 6,000 मिल रहा था, उसको 9,000 किया, और 6,000 की शुरुआत भी एनडीए की सरकार नहीं किया। महिलाओं के पास अपना रीजन है, बुजुर्गों के पास अपना रीजन है कि पेंशन सम्मान 400 एनडीए नहीं शुरू किया, उसको बढ़ाकर 1100 एनडीए नहीं किया। तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में पूरे देश में हम लोग को जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा माहौल है, और निश्चित रूप से महिला, युवा, किसान, छात्र सबने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है। नहीं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि जब ज्यादा लोग निकलते हैं नीरज जी, तो बदलाव के लिए निकलते हैं। देखिए, मैं इसका बड़ा साइंटिफिक, चूंकि मैं साइंस का छात्र भी रहा हूं, बड़ा साइंटिफिक आंसर मैं इसका देता हूं, और आप इसका विश्लेषण इस डिबेट के बाद भी अपने एक्सपर्ट टीम से करवाएंगे। वोट प्रतिशत बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो इसके लिए भाजपा, जदयू, एनडीए के सभी दल ने प्रयास किया कि अधिकतम वोटर घर से निकले। हम लोग आरजेडी की तरह बूथ लूट में विश्वास नहीं करते। बात नंबर 2 कि जो एसआईआर इस बार हुआ, जो फर्जी वोटरों के नाम कटे हैं, तो उसमें से कुछ फर्जी वोटर तो आरजेडी, कांग्रेस के लोग पहले दिलवा लिया करते थे, सारा पड़ता नहीं था, तो उनके नाम करीब जो 65 लाख नाम कटे हैं, 68.6 लाख नाम जो कटे हैं, उस कारण से भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि फर्जी नाम बहुत थे इसमें, तो वोटिंग प्रतिशत स्वाभाविक कम हो जाएगा, तो वोटिंग प्रतिशत उस कारण से भी बढ़ा है। निश्चित रूप से वोट प्रतिशत का बढ़ना एनडीए के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। लोगों ने आसपास विश्वास दिखाया है किस तरह से एनडीए में नेता, नीति, नियत और नेतृत्व का बल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में केवल कलह और छल है। एनडीए ने जनता के दिल में जगह बनाई है, और यह इंडिया गठबंधन आपसी लड़ाई करते रह गए। ये तो चुनाव पहला फेज का हो गया। ठीक है अनुमा जी, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर महागठबंधन ने लगातार मुद्दे को उठाया, चुनावी मैदान में आप लोग नजर आए, और ये कहा जा रहा है, जैसी तस्वीरें भी सुबह से पोलिंग बूथ पर दिख रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर बड़ी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। पिछले कुछ चुनावों का पैटर्न हमने देखा कि महिलाओं ने एक मुश्त बीजेपी पर भरोसा जताया है, और खास तौर पर अगर आप बिहार देखेंगी तो महिला वोटर्स नीतीश कुमार के साथ एक लंबे वक्त से इंटैक्ट रही हैं। अगर महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा बढ़ती है तो आपको लगता है कि महागठबंधन का संभवतः इससे नुकसान हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों? और दूसरा, यूथ को आप कैसे पोलिंग बूथ तक लेकर आई, और वो भी महागठबंधन के पक्ष में? आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज पहला चरण हुआ पूरा, और उसके खत्म होते होते प्रधानमंत्री भागलपुर में बोल रहे थे, और वहां एक दलित लड़के ने एक कागज का बैनर लगाया था कि दलितों पर अत्याचार क्यों, जवाब दो, और उस लड़के को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया, वहां से उठा कर ले गई।
ये कहना चाहिए। आप देखिएगा, उसका वीडियो है। अच्छा। तो लोकतंत्र से डरने वाले लोग, और आज से पहले जब भी ये इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था तो एंकर ये पूछते थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है मतलब बदलाव की बयार है, लेकिन आज आपने पूछा कि क्या ये आपकी अच्छी नीतियों के कारण है। मतलब ये सवाल मैंने पहले कभी सुना नहीं था, थोड़ा और आश्चर्य हो इसके रहा बाद है। की लाइन आपने नहीं सुनी अनुमा जी? सुन ली नहीं नहीं, एक मिनट, इसके बाद की लाइन रिपीट करिए, फिर सुनी तो रिपीट करिए, सुनी तो रिपीट करिए। पहले तो आपने ये कहा क्या ये आपकी नीतियों फिर उसके के बाद कारण अगली बात क्या कही? अगली बात क्या कही ये बताइए। सुन लिया ना मैंने, काउंटर वो भी सुन रिपीट लिया। करिए जो मैंने कहा। पर सुनिए, काउंटर रिपीट करिए जो मैंने कहा। मैं क्यों रिपीट करूं? क्योंकि आपने अपने हिसाब से एक सेंटेंस को चुना और दूसरे के लिए आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। क्यों? भिड़ने की आदत है क्यों? पूर्णिमा जी, मैंने देखा है। नहीं अनुमा जी, आपकी आदत है अपने हिसाब से शब्दों का चयन करने की। जब मैंने पहली लाइन बोली आपने उसको चुना, आपने मेरे काउंटर को नहीं चुना। क्यों? पहले इस बात का जवाब दीजिए। क्योंकि आपने शुरुआत जिससे की, मैं अरे आपके हिसाब से शुरुआत करेगा क्या एंकर? आपके हिसाब से शुरुआत करेगा? आपके हिसाब आप मुझसे पूछकर बात करती हैं क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा युवाओं को लेकर, मैंने आपसे सवाल पूछा महिलाओं को लेकर। आप चली गई भागलपुर की रैली में जहां एक ने प्लकार्ड दिखाया। क्या मैंने आपको टोका कि आपने इससे शुरुआत क्यों की? बिल्कुल करूंगी मैं। तो मैंने क्या आपको टोका उसके लिए? तो अगर मैं आपकी शुरुआत डिसाइड नहीं करूंगी अनुमा जी, तो आप पूर्णिमा मिश्रा की शुरुआत डिसाइड नहीं करेंगी। आई होप दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर। आदत में मत डालिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे मैंने अगला जो काउंटर किया, अगर आपके कान तक नहीं पहुंचा तो दुरुस्त कर लीजिए फिर, और अगर पहुंचा तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्शन बंद कर दीजिए। आप मेरी प्रिंसिपल नहीं है, एंकर है। एंकर और आप मेरी प्रिंसिपल हैं क्या? आप मेरी प्रिंसिपल हैं या आप मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है? प्रवक्ता हूँ और आप मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो प्रवक्ता की तरह बात करिए। एंकर को ज्ञान देना और चैनल का एडिटर बनना बंद करिए। मुझे क्या प्रॉब्लम? आप चैनल का एडिटर बनना फिर बंद करिए। प्रवक्ता है, प्रवक्ता बनिए, प्रवक्ता की तरह बात करिए, उससे ज्यादा बात मत करिए। एंकर ने कहां से शुरुआत की, बीच में कहां तक पहुंचा, अंत तक कहां तक चला गया। अजब आदत आप लोगों ने बना रखी है। अगर आपको समय बर्बादी के लिए निर्देश आता है, मेरे पास नहीं आता है। मुझे डिबेट कंडक्ट करानी है, अपने हिसाब से करानी है। आप यहाँ पर बैठिए, जवाब देने के लिए जवाब दीजिए। मैं आपसे जो जवाब दे रही हूँ, तो फिर मेरी बातों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना और नजरअंदाज करना बंद करिए। मैं आपकी तरह पार्टी की जो सवाल पूछा, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। फालतू की बहस में न पढ़ने का मुझे शौक है और ना मेरे अंदर एनर्जी है। अनुमाचार्य, क्या आपके एंकर सीधे मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, सोचते होंगे आप बोलने ही नहीं दे रही हैं। मेरे सवाल का जवाब। क्या सवाल का जवाब? क्यों आपने सुना नहीं? क्या आपने सुना नहीं? जब बोला आपने सुना नहीं मेरा सवाल? आपने मेरा सवाल सुना नहीं? क्या सवाल? अब क्या सवाल है आपका? आप 10 बार वही सवाल है मेरा जो पहले था। मेरे सवाल में कोई बदलाव नहीं है। आपका सवाल जो है मैं आपको दोबारा बता दे रही हूं, सुन लीजिए अब जवाब। हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले माई बहन मान योजना शुरू की थी और हम करीब 1 करोड़ घरों तक पहुंचे और उसके हिसाब से हम 5 करोड़ वोटर्स तक पहुंचे। अगर एक घर में हम 5 लोग मान ले और 4 माने तो 4 करोड़ वोटर्स तक पहुंचे। महिलाएं जिस दिन जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपए इस सरकार ने दिए थे, उसी दिन की बात है जब मैं जीविका दीदियों से मिली और 200 जीविका दीदियों से मैं उसी दिन मिली थी और उन्होंने कहा कि सोना तो दीदी 1 लाख उस दिन 34,000 रुपए तोला था उस दिन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी हमने नहीं मांगे थे ये 10,000 रुपए और आखिरी में दे रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है हमको इनको वोट देने की। और ये एक बात महिलाओं को के बारे में बीजेपी ने हमेशा उन्हें बदनाम किया है कि महिलाएं पैसों की लालची हैं। कृपया इस बात को छोड़ दीजिए, महिलाएं किसी पैसों की लालची नहीं है। इस बार महिलाएं सरप्राइज देंगी। इस बार महिलाएं बताएंगी कि आपने उनको किस तरह से बदनाम किया है। आपने यानी कि बीजेपी ने, एनडीए ने नेता का बयान आया कि महिलाएं पैसों की लालची हो चुके हैं, निराश हो चुके जरा हैं, बताइएगा नीरज जी, नीरज जी कौन से आपके नेता ने ये बयान दिया, जरा मुझे बताइएगा कि महिलाएं पैसों की लालची हैं। बिल्कुल बिहार की महिलाएं पैसों की लालची नहीं है
और नहीं, महिला नहीं, सशक्तिकरण का काम चुनावों जब की से घोषणा एनडीए हो रही है 2005 पूर्णिमा से जी। बिहार में आया है तब से हो रहा घोषणा बाद में है। होती क्या है, आपको 3 नहीं बजे मालूम पहले पैसे कि डाले जाते 2005 हैं, में ही उसके हमने बाद आते ही घोषणा सरकार में होती आते है। ही महिला सशक्तिकरण के लिए आप 50% का आरक्षण पंचायती चुनाव में लाया। अभी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 33% का आरक्षण लाया। अरे महिलाओं के लिए इतना काम हमने जीविका दीदी पूरे देश में इसकी शुरुआत कर हमने मिसाल की, लाखपति दीदी, करोड़पति दीदी, कहाँ पे जब तक कांग्रेस सत्ता में रही इनकी महिला प्रधानमंत्री भी नहीं। एक योजना बता दें जो महिलाओं के लिए इन्होंने किया हो। कर देंगी क्या? आरजेडी के लोग मुसलमान की भलाई की बात करते हैं, एक योजना बता दें प्रशासन काल जंगल राज की जो मुसलमानों की भलाई के लिए लाया हो। और मैं आज ऐसी 10 योजना गिरा सकता हूं जो मुसलमानों के लिए एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने अलग से लाया है। इसके अलावा बाकी जो योजनाएं मोदी सरकार जी की है, जाति धर्म के पर कोई विभेद नहीं, सभी उसका लाभ लेते हैं। अरे आप लोग हताश परेशान है, झूठ बोलते रह जाएंगे, जनता भरोसा नहीं करने वाली। बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है, अगर इतना ही था तो इतने समय में बिहार की जनता जानती है 25 से 30 नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, अगर इतना ही था तो अभी तक बेरोजगारी की व्यवस्था ऐसी बिहार में क्यों है? अभी भी दूर दराज के इलाकों में फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही क्यों है? अभी तक आप लोगों के पास जमीन नहीं है देने के लिए, आप लोगों के पास रोजगार नहीं है देने के लिए, फिर आप कह देंगे कि हमें जैसा बिहार मिला था उसको बदलने में समय लगेगा। इतने सालों तक आपकी सरकार ने क्या किया जी? सॉलिड डाटा के साथ मैं आपको उत्तर देता हूं मैडम। पलायन में बिहार में 21% की गिरावट आई है, पॉइंट नंबर 1। दैट मींस बिहार में नए रोजगार, नई नौकरियों का सृजन हो रहा है, तभी ये गिरावट आई है। पलायन जंगल राज के समय हुआ था, एनडीए शासनकाल में नहीं हो रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बरसों से बंद पड़ी यूपीए शासनकाल में बड़ी फैक्ट्री उसको हमने चालू किए। इतना ज्यादा आप लोग पता नहीं कौन से अप्रोच के साथ बैठे हैं, समझ में नहीं आता। और जान लीजिए बिहार सरकार ने अपनी टीम के किसी मेंबर को बोलिए कि उधर सुने साइड में जाकर कि आपका फेडर ऑफ है या ऑन है, आपका फेडर ऑफ है या ऑन है। अपने किसी टीम के मेंबर को जरा बोलिए जाके उसको चेक करें, क्योंकि आपका फेडर बंद करने की जरूरत नहीं है। आपका फेडर बंद करने की जरूरत नहीं है, आपका फेडर बंद करने की जरूरत नहीं है। और आपके हर छोटे से छोटे आरोप का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। हमारा फेडर बंद कर दिया होगा तो पूर्णिमा डिबेट को रोकेगी, फिर अनुमा आचार्य को जवाब देगी, फिर अनुमा आचार्य एक आरोप लगाएंगी, फिर पूर्णिमा डिबेट को रोकेगी, फिर अनुमा आचार्य को जवाब देंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपकी एक बड़ी टीम है ना, जरा बोलिए उनको कि चेक करें कि आपका फेडर डाउन है कि नहीं। बस इतना काम ही इनका राजनीति में रह गया, आरोप लगाओ और भाग जाओ, हिट एंड रन। चलिए ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई काम इनके पास बचा नहीं है। आरोप लगाओ, भाग जाओ, ठीक है, तमाशा करो, हल्ला करो, अनुज जी आंकड़े मैं भी देना चाहती हूँ। अनुज जी, तेजस्वी यादव लगातार जब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए तो उन्होंने बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। युवाओं के लिए आपने सरकारी नौकरी का भी हर घर से इस्तेमाल किया, जिसको लेकर कई सवाल उठे कि भाई ये व्यवहारिक तो है नहीं, लेकिन ऐलान कर दिया गया। बहरहाल आपके पोलिंग सेंटर से कुछ डेटा आपके पास पहुंचे होंगे, बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज आरजेडी कैसे देख रही है, उसको कैसे रीड कर पा रही है? देखिए पूर्णिमा जी, नमस्कार। सबसे पहली बात कि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसी पे केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत हो हल्ला हो रहा है आपकी शो में। बिल्कुल ठीक बात है। हम लगातार देखिए, मैं बार बार कर रहा हूं कि हम लोग जनता के बीच में हैं और पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई को के मुद्दा बनाकर हम साथ में हैं। सबसे पहली बात कि ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, हम लोग भी ग्राउंड में हैं और आप लोग के माध्यम से हमें जो रिपोर्ट मिल रही है, महिलाओं की संख्या और युवाओं की संख्या बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया है। क्योंकि युवाओं को पता है कि रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा है और रोजगार तेजस्वी प्रसाद यादव ही दे सकते हैं। और इसको हमने सिर्फ कहा नहीं है, हमने 17 महीने की सरकार में हमने करके दिखाया भी। जब इनके मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, उसको नकारते हुए हम लोगों ने गांधी मैदान में लगभग 5 लाख नौकरियां दी। तो युवाओं को एक विश्वास है। अगर पिछला चुनाव का परसेंटेज देखेंगे पूर्णिमा जी, कि महिलाओं का वोट और परसेंटेज 1% अंतर था हमारे और इनके बीच में। इस बार महिलाएं 10,000 रुपया, अगर ये विकास का काम किए होते तो इनको चुनाव के समय 10,000 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। अगर ये 6 महीना पहले दे देते, 1 साल पहले दे देते, लेकिन ठीक जिस दिन आचार संहिता लागू होता है उस दिन 10,000 रुपया रिश्वत के तौर पे देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे दबंग लोग पैसा लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव के एक रात पहले दारू, मुर्गा और पैसे बांटते हैं, उसी तर्ज पे दिया गया। महिलाएं समझ गई कि ये 10,000 रुपया
जो लोन के रूप में दिया जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई ये भ्रांति से फैला रहा निजात है। मिल ये जाएगा, 10,000 रुपया तो लोन नहीं हमारा है साहब, सीड मनी है जो अरे उनको भैया, मदद किया गया है। अरे जी सुनिए, ठीक है, मेरी नहीं, बात- एक बार इनकी मैंने- बात होने दीजिएगा नीरज जी, मैं बात होने आपके बीच में दीजिएगा। कुछ नहीं बोला। नीरज दूसरी जी, बात बात, होने दीजिएगा। दरअसल क्या है ना पूर्णिमा जी, लोग पढ़ते लिखते कम है। नहीं ठीक है, अगर अनुज जी जी- बोलिए ना। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अरे बोलिए जीविका ना दीदी अनुज की- जी, बोलिए। हाँ वही बोले, सुन तो लीजिए। हाँ। जीविका दीदी की योजना की बात कर रहे थे। ये योजना कब शुरू हुई? इन्होंने कहा हमारी सरकार ने शुरू किया, तो आप पढ़ लीजिए। ये हैदराबाद से शुरू हुई थी, बेलुंगू नाम से ही। उसके बाद कांग्रेस की यूपी 2 की सरकार थी, उसको उसने है जो कि एडेप्ट करके पूरे देश में है जो कि लागू किया था, और ये सभी जगह चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जीविका दीदियों का जो दुरुपयोग बिहार में किया गया, उनको जो सेल्फ समूह बनाकर जो कर्ज दिए गए, लाखों रुपए हजारों रुपए के जो कर्ज है, सूद का पैसा है, उससे त्रस्त हैं ये। तो देखिए कुल मिलाकर आज की वोट परसेंटेज पे हम लौट कर आते हैं बार बार। मैं बार बार कह रहा हूं कि युवाओं में एक उत्साह है परिवर्तन को लेकर के, और इतिहास रहा है जब भी बढ़ चढ़ कर वोट होता है तो बदलाव के लिए होता है वो। अभी तक का पैटर्न यही है। तो युवा भारी संख्या में हमारे साथ हैं, क्योंकि रोजगार महंगाई से त्रस्त हैं। महिलाएं 1% का अंतर पिछली बार भी था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर था। तो इस बार महिलाएं खुलकर जो कि हमारे साथ आए। एक चीज और बता दूं मैं, जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर, पूर्णिमा जी 1 मिनट सर जल्दी। हाँ। जिस महिला सशक्तिकरण की ये बात कर रहे थे, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा डेटा से बात करें। आप याद करिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहला बिल कौन लाया था? 1993 में किसकी सरकार थी? और महिला पंचायती संशोधन बिल कौन लाया था? लालू प्रसाद यादव लाए थे। 33% गलत बयानी कर रहे हैं साहब आप। अरे भाई आप यही लोग बैठा हुआ मैं संसद में डेटा चेक कर आरक्षण लीजिए बिल ना। फाड़ने वाले पूर्णिमा लोग जी, हैं। पूर्णिमा जब जी, मैं यहीं बैठा हुआ पहला सशक्तिकरण बिल संसद में आया था, जब काउंटर देना होगा नीरज लेकर जी, बिल को आपने फाड़ा था। मैं यहीं सिर्फ बैठा हुआ गलत हूं। बयानी मत करिए बैठ करके आप। नीरज जी गलत काउंटर क्या रखिएगा बैठे हुए प्लीज। हैं। नीरज जी काउंटर बाद में रखिएगा, बोलिए सर जल्दी क्विकली। पूर्णिमा जी, आप अपने सहयोगी से कहिए कि जो मैं डेटा बोल रहा हूँ वो गलत है, निकलवा लीजिए लाइब्रेरी। मैं अभी निकलवा लूंगी, और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आपको काउंटर करने के लिए कर देंगे सब। लेकिन जितनी बातें आपने बोली वो सबको मानते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद किशोर कुणाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर 10,000 रुपए आपको लोन लगता है, तो जो 14 तारीख को आपने देने का ऐलान किया है ना, यानी नतीजों वाले दिन, वो भी साथ साथ बताते चलते कि वो क्या सोचकर और क्या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ऐलान किया है, वो भी बताते तो बहुत अच्छा होता। किशोर कुणाल साहब, ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने हर बार अपना साथ दिया है, लेकिन इस बार बदलाव की बयार और बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, क्या इस बात की संभावना है कि नीतीश का चुनावी ग्राउंड पर अंतिम समय में आना और उससे पहले मौजूद ना रहना, विपक्ष का ये नैरेटिव बनाना कि नीतीश तो सिर्फ चेहरा है रिमोट वाले, आपको लगता है इसका एक डेंट जेडीयू को पड़ने की संभावना है? पूर्णिमा जी, काफी बातें मैंने सुनी है, कंप्लीट डिबेट को सुना है, और अनुपमा जी कई गलत बात बोल गई हैं। पहली गलत बात ये बोली है कि हम योजना शुरू किए, माई बहन मान योजना शुरू किए। अब ये बताना चाहेंगे कि योजना शुरू करना विपक्ष का कब से काम होता है? विपक्ष घोषणा कर सकता है, योजना शुरू करना तो सरकार का काम है। जहां तक वोट परसेंटेज बढ़ने की बात है, तो मैं समझता हूँ राजद और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ता यहाँ पे हैं। ये राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम का जवाब है जो कल उन्होंने फोड़ने का दावा किया था। जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनके टीम ने कल चुनाव के एन वेला पर एक दिन पहले जिस प्रकार से बिहार के लोगों को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास किया, बिहार के मतदाताओं के अंदर भ्रम डालने का प्रयास किया, और वोट चोरी जैसे काल्पनिक आरोपों को सत्यापित करने का प्रयास किया, उसी का जवाब था इसका बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो प्रो इनकम्बेंसी का है, यानी कि सरकार के पक्ष में लोगों ने उत्साहित होकर वोटिंग की है। दूसरी बात, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो अनुज जी हमारे कलीग हैं, वो बात कर रहे थे 10,000 लोन वगैरह वगैरह की बात। तो अरुण जी उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पार्टी ने पहले तो बोला कि हम हर परिवार को माई बहन मान योजना के अंतर्गत पैसा देंगे, और जब उन्हें लगा कि उनकी जमीन खिसकती जा रही है, तो वो बता रहे हैं कि 30,000 रुपया एक मुश्त हम लोग 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन देंगे। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, हमारे 10,000 और उनके 30,000 में क्या अंतर है?
इन्होंने जो 30,000 की घोषणा की है उसके पीछे नहीं, कोई मुझे तो लॉजिक खैर नहीं। मुझे तो आपके 10, उनके 30, किसी के 40, मेरे को इन सबसे दिक्कत है, क्योंकि ये जो नहीं, नहीं, फ्रीबीज, मुझे नहीं, ये जो आप लोग सब मिलकर सर मिनट। फ्रीबीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जनता के बीच में एक चुनाव से पहले, एक मिनट। नहीं, इन एक मिनट सबसे मुझे तो- दिक्कत होनी चाहिए नहीं, भाई। आप फ्रीबीज की आप आदत नहीं complete लगानी करने चाहिए दीजिए। सर। आप पहले कंप्लीट करने दीजिए। नहीं तो सर, इस तरह बिल्कुल से आप आगे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेंगे है, तो फिर- अपने सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब अपने अपने मुताबिक बस एक परिभाषा रच देते, कंफ्यूजन कोई नहीं है इसमें। हम अपनी बात जनता को अगर किस आप- परिभाषा के साथ कितनी अगर अच्छी आप- तरीके से कन्विंस कर पाएंगे, ये सबकी अपनी अपनी कोशिश होती है। दुष्यंत जी, आप बीच में ठीक रुकेंगे, सर, बीच मैंने में अगर टोका आप ना, रुकेंगे क्योंकि तो मैंने confusion तो टोका, होगा ही ना। क्योंकि ये- टोकना ये- जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो confusion करते हैं वो होगा ही। आपको ठीक लगता है, वही काम विपक्ष करता है तो आपको गलत लगता है, विपक्ष को आपका किया काम जब आप- खराब लगता है, अपना किया काम ठीक लगता है, क्योंकि सबको अपने अपने देखिए, हिसाब से अगर- वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आना है, अगर- बस दैट्स ऑल। अगर आपको सुनाना है तो बोलिए, मैं अगले 1 घंटे तक बैठ के सुनता हूँ प्रयोग आपको। कर रहे हैं और अगर आप तो मुझे ठोस सुन आधार रही देना हैं, होगा। तो आपको देखिए, सुनना प्रो पड़ेगा। इनकम्बेंसी तो जो बाइडेन साहब आपको को नहीं सुनना मिली, पड़ेगा। वो चुनाव हार गए, तो ऐसे सिर्फ कह देना टीवी डिबेट में कि भाई प्रो इनकम्बेंसी की वजह से वोट परसेंटेज नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज तो सर जब बदलाव की बढ़ा बात, उसका आधार, लेकिन दूसरा भी तो है। आप देखिए कि युवा कितनी परसेंटेज में अधिक वोट करने के लिए आया, प्लस ईबीसी के महागठबंधन ने कैंडिडेट्स को ज्यादा टिकट दिया है। जहां हम सीमांचल की बात करें 28 सीटें आती हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीटों में सिर्फ लड़ाई में है, और वहां वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। वहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 20 से ज्यादा सीटों पे आगे लेकिन चल रहा है। ईबीसी वोट बैंक और उसकी लेगेसी तो जी, हमेशा जी, से सर एनडीए के पास ही रही है बात ना। करूं, देखिए कोसी एरिया में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सुपौल, मधुबनी और सहरसा, वहां बराबर की टक्कर है। तिरहुत है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी, वहां भी 24 सीटें आती हैं, वहां भी बराबर की टक्कर है। मगध एरिया है जहां 22 सीटें आती हैं, वहां बीजेपी का पक्ष मजबूत है। तो सादाबाद में जहां भोजपुर और बक्सर आते हैं, वहां बीजेपी का पक्ष मजबूत है। तो जो अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसका दोनों पार्टियों को, दोनों गठबंधनों को फायदा मिल रहा ठीक है। ऐसा नहीं है। और रही जो 3 जिले बचते हैं, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर में 19 सीटें आती है, वहां भी बीजेपी का थोड़ा एज है, उनकी सीटें ज्यादा आने की संभावना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही ये बढ़ा हुआ मतदान जा रहा है, दोनों के पक्ष में जा रहा है। और जो मुझे लग रहा है, जो अभी तक मेरे पास जो डेटा उपलब्ध है विभिन्न मेरे सूत्रों से, उसमें महिलाओं का दोपहर तक बहुत अच्छा वोट परसेंटेज रहा। और अगर ये वोट परसेंटेज 55% तक रहता तो निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होने वाला था। लेकिन जब ये 60% को तक पहुंचा है, तो आप ईबीसी और युवा को भी इग्नोर उसमें नहीं रखेंगे। कर ठीक। सकते। ठीक है। ये एक नौटंकी दिखावा है कि देश की सर्वोच्च संस्था पे अगर हम चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं तो उस पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के जाते हैं ये, फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो यहाँ पे इनका एक ही माजरा है कि भैया अगर हम चुनाव हारेंगे तो फिर यही माजरा करेंगे, ईवीएम करेंगे और ये करेंगे। आज भारतवर्ष में 74 सालों से इलेक्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। अगर बिहार की हम बात करें तो इन 74 सालों में 20 साल का एनडीए का शासन निकाल देते हैं। बाकी के 54 साल किसका राज रहा? या तो कांग्रेस पार्टी या जो महागठबंधन अभी बना के बैठे हैं उनका राज रहा है, लालू यादव की पार्टी का। अब आप वहां के युवा जो ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं ये तो मैंडेट के खिलाफ है जो सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती है। ये हर चुनाव में कमोबेश 2014 के बाद से आप पैटर्न देखोगे तो महिला वोटर बीजेपी को हर चुनाव में, राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे रही है और अपना मतदान दे रही है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में 10,000 रुपए फ्रीबीज में नहीं दिए गए, वो लोन के रूप में दिया गया है कि आप अपनी योजना शुरू करो और अगर उस योजना को आप जब दे दोगे तो फिर उससे बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। कोविड आया था, आपको याद होगा, तो ये छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी थे उनको भी ऐसी योजना दी गई थी और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए थे। तो यहां पे वो चीज देखने वाली बात है कि आप जब
कंपेयर करते हो कि चुनाव से 2 दिन पहले दे दिया गया। अरे आप तो अभी घोषणा ही कर रहे हो और हताशा में जाके आप कह दे रहे हो कि मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को हम एक ही साथ एक मुश्त 30,000 ट्रांसफर कर देंगे। जब आपने देखा आपके तमाम जितने भी मुद्दे लेके आए वो धराशायी हो रहे हैं, तो चलो एक नया चीज उठा देते हैं जिससे कि हम महिला वोटर को अपने पक्ष में कर लें। यह हताशा दिखाई देती है। मैं वो उन 54 सालों का क्यों जिक्र कर रहा हूं? आखिर बाकी के स्टेट तो आगे बढ़ते गए, बिहार ही क्यों रहा? अब 54 साल के निकम्मेपन को आप 20 साल के सरकार में आप आंकलन करके देखिए। मैं खुद दरभंगा से आता हूं, आज दरभंगा में मतदान था, चूंकि मैं यहां हूं तो मैं वहां मेरा वोट भी वहीं का है और मैंने वहीं रखा है, मैं देने नहीं जा सका। लेकिन मैं जो देखता हूं, जो मेरा पहले का दरभंगा था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस गांव में मैं रहता था, मेरा जो पैतृक संपत्ति है वहां से 20 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट बन चुके हैं, एम्स निर्माणाधीन है। और आप बात करते हो कि बिहार का युवा, अरे युवाओं ने जो बढ़ चढ़ के दिया है वो दिखाता है कि जो विकास की डगर है उससे वो पथ से भटकना नहीं चाहते हैं। अगर आप 2014 के बाद की ट्रेंड की बात कर रहे हैं और मान के चलिए, मैं कहती हूँ 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा, नतीजा खैर बाद में आना है, लेकिन अगर मान के चलिए कि महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक झटका ये बीजेपी के लिए जरूर होगा, ठीक जैसे 400 पार वाला केस हुआ था। अगर इस ट्रेंड के हिसाब से माने तो सब कुछ हमेशा वैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुमा जी 30 सेकंड्स रख रही हूं सबके, जल्दी से कोई काउंटर्स लूंगी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अनुमा जी 30 सेकंड्स आपके काउंटर के लिए प्लीज। पहली चीज तो ये है कि हमने ईबीसी के लिए जो योजनाएं हमने लेकर आए हैं, उनके लिए जो स्कीम्स, उसका हमें फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, युवा बेहाल हैं क्योंकि अग्निवीर जैसी घटिया योजना ने एक तरफ सेनाओं को कमजोर किया है, दूसरी तरफ युवाओं को। लेकिन एक चीज के ऊपर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए की बम्पर जीत होगी और आप लोग दही चूड़ा और मखाने की खीर खाइएगा। तो क्या ये कोई मैच फिक्सिंग है? ये सोचने की बात है, इसे सोचना पड़ेगा। और बिहार पूरी तरह से पिछले 20 सालों में ऐसे विकास किया है कि इकोलॉजी ही नहीं देखी। जो गांव कभी गंगा की डूब में नहीं आते थे वो गंगा की डूब में आने लगे हैं। और एक चीज आपको फैक्चुअली करेक्ट करूंगी, हो सकता है वो टंग ट्विस्टिंग था, आपने कह दिया संक्रांति के दिन, वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा, वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है अगर आपने ध्यान ना दिया हो। तरुण साहब, क्योंकि कुछ गड़बड़ झाला बता रही हैं अनुमा जी ये कहने के लिए कि सरकार बन रही है इनकी, तो फिर तो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला तो तेजस्वी यादव ने कर दिया कि वो शपथ कब लेंगे ये तारीख भी बता दी है। 30 सेकंड्स विद योर क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। इनके अंदर बबलाहट है। अनुमा जी अभी मैच फिक्सिंग आप ही का ना कह दे, आप ही के साथ मैच खेल रहे हैं, टीम एक ही है सर। मेरी बात सुनिए। नहीं बोल लीजिए, कोई नहीं। पूर्णिमा जी, शतरंज के खेल में हमेशा चाल बदलते रहता है। तो जो विपक्ष जो कभी कभी जो आरोप लगा रहा है, कभी ईवीएम बदली का, कभी वोट बटन दबाओ कुछ और तो कुछ और निकलेगा, वोट चोरी का, वोटर लिस्ट में नाम कल भी राहुल गांधी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। टाइम ठीक है, लेकिन इस बार मैं बता दूं कि अभी जो छिटपुट घटनाएं कुछ घटी हैं, मैं 2-3 चीज बता दूं। एसआईआर पे बात हो रही थी। एसआईआर में पटना और फुलवारी जैसे जगह पे 1200 वोटर आज बीएलओ को घेर लिया कि हमारा नाम कैसे कर। ठीक है सर, बताइए जो दानापुर के एरिया में जो है वोटर हैं, लगभग भारी संख्या में वोटों का जो बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया सिर्फ इस नाम पर। अनुज जी, विद योर अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, मैं इसीलिए इसको बहुत एक्सपैंडेड वर्जन में आपके नहीं ले पाऊंगी। नीरज जी आपका भी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। नीरज जी 30 सेकंड्स। निश्चित रूप से आज बिहार के व्यापारी भी बहुत खुश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा आसान हुआ है, भय मुक्त वातावरण मिला है। कोई गाड़ियों से अब शोरूम से गाड़ियां अब नहीं उठा सकता। इस वातावरण में व्यापारी, छात्र, महिला, युवक, किसान, गरीब सभी का प्यार, समर्थन अपार मोदी जी को मिल रहा है। निश्चिंत रहिए, दिवा स्वप्न लोग देखते रहे, ख्वाब देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी हकीकत 14 को सामने आएगी। और बहुत अभी आप कह रहे थे वो 10,000 लोन नहीं है, सर्वेश जी आप बता रहे थे वो 10,000 लोन है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से स्पष्ट कर दूं आधिकारिक रूप से कि वह 10,000 रुपया लोन नहीं है। ठीक है, अब सर्वेश जी 30 सेकंड्स आप दे दीजिए, लोन नहीं है तो 30 सेकंड जल्दी से 30 सेकंड। ठीक है 30 सेकंड सर्वेश जी क्विकली। सीट बनी है, ये लोन ठीक है नहीं सर, है। ठीक है, ओके
ओके 30 सेकंड्स जल्दी से। देखिए, ये अगर लोन नहीं है तो ये फ्रीबीज है। फ्रीबीज की मैं भी निंदा करता हूं। दूसरी बात, ये फ्रीबीज की रहने देते हैं। जो लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए ये एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है वो आज तक बिहार में किसी भी सरकार ने नहीं किया था। मैंने बताया ना 54 साल वर्सेस 20 ईयर्स, आप उसका आंकलन कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, किसी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। लेकिन उस पर इतनी जोर की हंसी नहीं आई थी ना, ये समस्या है ना सर्वेश जी। कुणाल जी 30 सेकंड्स फॉर यू। देखिए, सर्वेश जी को जमीनी जानकारी का बेहद अभाव है। ये फ्री वीज कर रहे हैं या फिर लोन कर रहे हैं, ना तो ये फ्री वीज है और ना ही लोन है। ये एक स्कीम्स का सीड फंड है और ये सीड फंड एक बड़े स्केल पे दिया जा रहा है। और आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा स्कीम बनेगा महिला रोजगार योजना। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। ना तो ये फ्री वीज है और ना ही कोई लोन है। तो जब सर्वेश साहब जब राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं तो थोड़ा जमीनी सच्चाई और क्रॉस चेक करके बैठे, क्योंकि आपका जो अप्रोच होता है उसको सभी लोग देखते हैं और उसको सही माना जाता है। ठीक है सर, आगे से इस बात का ठीक है। पत्रकार भी जमीन पर जाकर बहुत सच्चाई देखकर आते हैं सर, बहुत सच्चाई देखकर आते हैं। तो जब नहीं बहुत सच्चाई देखकर आते हैं। हो सकता है कि आपको अपने मुताबिक वो सच्चाई ना लगती हो, आप ना देख पाते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अपना ख्याल हो सकता है। दुष्यंत जी 30 सेकंड। ओके सर, ठीक है, आपको जो उसको डेफिनेशन में बांधना है आप बांधिए सर, कोई समस्या नहीं है, फील फ्री। दुष्यंत जी क्लोजिंग। देखिए, ईबीसी आर्थिक रूप से जो अति पिछड़े वर्ग है और युवा के मुद्दे को जिस प्रकार से गठबंधन ने उठाया, प्लस जो उनका घोषित नेतृत्व है कि ओबीसी से आने वाले तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री होंगे और 3 उनके उप मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं अभी तक ये भी क्लियरिटी नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार जी उनके मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा भी घोषित नहीं है, एक असमंजस की स्थिति है। तो मुझे गठबंधन का लगता है कि थोड़ा आज उनका एज है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अभी 7:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी। और क्योंकि नतीजे जब सामने होंगे तो सबकी हंसी ऐसे ही बरकरार रहे, जिसकी थोड़ी ज्यादा है ऐसे ही रहे, जिसकी थोड़ी कम है उसकी ज्यादा बढ़ के नजर आए, इस बात की उम्मीद करते हैं। क्योंकि जनता आखिरकार ये तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा कौन। लेकिन फर्स्ट फेज में पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, इसको बाकी के एनालिसिस में हम क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नीरज जी, अनुमाचार्य, अनुज कुमार तरुण जी, किशोर कुणाल जी, सर्वेश जी, दुष्यंत जी, दहाड़ की चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। 7:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहेगा इंतजार।